बिहार जो एक टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था, पूरी दुनिया से लोग बिहार में बसना चाहते थे, अचानक से सबसे गरीब राज्य बन जाता है। कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार की बची कुची इज्जत इस तरीके से लूट लेते हैं। बिहार में अब कोई आना तो छोड़ो, बिहार के बारे में सोचना तक नहीं चाहता। अब इससे पहले नीतीश कुमार की एनडीए और लालू यादव की आरजेडी बिहार के लिए कितना बड़ा कैंसर है, हम बात कर लेते हैं बिहार में अभी क्या चल रहा है। बिहार में हो रहा है विधानसभा चुनाव, यानी कि विधायक या फिर एमएलए बनने वाला इलेक्शन, जिसमें है टोटल 243 असेंबली सीट, और अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो मिनिमम चाहिए 122। और इस इलेक्शन को दो फेज में बांटा गया है। पहला फेज होने वाला है नवंबर 6, दूसरा नवंबर 11, और इसको दो फेज में इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये इलेक्शन काफी बड़ा है। लगभग 7.5 करोड़ वोटर्स इस बार वोट देने वाले हैं, जिनको मैनेज करने के लिए बनाया गया है 90,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ, और लगभग 400 पोलिंग बूथ तो ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस या तो घोड़ों से निगरानी करेगी या फिर वहाँ जाने का एक ही तरीका है, वो है नाव। और बिहार का ये हाल 2025 में। बिहार का यूथ क्या चाहता है? क्या चाहेगा यूथ? यूथ तो चाह रहा है कि जॉब मिले उसको। और इस इलेक्शन में 3 अहम चेहरे होने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला चेहरा है एनडीए, जो कि बना है बीजेपी, पलटू राम की पार्टी जेडीयू और हीरो जैसे दिखने वाले चिराग पासवान की पार्टी को मिला के। और एनडीए गठबंधन में पहली बार ऐसा हो रहा है, बीजेपी के पास 101 सीट है और 101 सीट इन्होंने जेडीयू को दे रखी है, और लगभग 29 सीट चिराग पासवान के आसपास, जो कि दिखाता है बीजेपी को नीतीश कुमार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से फैलाई थी। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को महज 40-45 सीट मिली थी, तो बीजेपी को मदद करना पड़ गया, अपनी 74 सीट दी, तब जाके ये पलटू राम बिहार का सीएम बना। आसान भाषा में इस इलेक्शन में बीजेपी की स्ट्रेटेजी सिंपल है, अभी के लिए नीतीश कुमार से काम चला लो, फ्यूचर में हमारे लिए चिराग पासवान तो है ही। प्लस बीजेपी चिराग पासवान को इस तरीके से मार्केट करने की कोशिश कर रही है कि चिराग पासवान युवाओं के दुख दर्द को समझते हैं। मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, हनुमान की तरह। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जो बिहार के लिए किसी आपदा से कम नहीं, क्योंकि इसके अंदर है कांग्रेस, फिर इसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और 2-3 और पार्टी। और महागठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें सारी पार्टी एक मतलबी पार्टी है और इनका आपस में ही लड़ाई चलता रहता है। कभी कोई पार्टी महागठबंधन से नाराज होकर छोड़ के एनडीए चली जाती है, कभी कोई पार्टी छोड़ के अपने आप में इलेक्शन लड़ती है। मतलब इस गठबंधन के अंदर स्टेबिलिटी है ही, तो इस पे भरोसा करना भी बहुत हार्ड है। प्लस राहुल गांधी की हिपोक्रेसी देखो, एक तरफ तो वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा अपनाते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ चारा चोर वाली पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया। इससे अच्छा तो जिनको आप वोट चोर बोलते हो उनको साथ बना लेते हैं यार, कम से कम वोट चोरी में ऐसा लगता है कि कोई सिस्टम वाला काम किया, हल्का वाला काम किया। चारा चोर, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर। खैर अब ये राहुल गांधी की चॉइस है कि वो वोट चोर के साथ पार्टी बनाएगी, चारा चोर के साथ। और मैं फिर से बता दूं, मैं नरेंद्र मोदी को वोट चोर नहीं बोल रहा, राहुल गांधी के लिए तो वही वोट चोर है ना। मजा आया। खैर अगर इनके सीट अरेंजमेंट की बात की जाए तो आरजेडी लड़ने वाली है 143 सीट से, वही कांग्रेस के पास है लगभग 60-65 सीट। बाकी बची कुछ सीट इन्होंने गठबंधन के दूसरी पार्टियों को दे दी। और इस गठबंधन का जो मेन चेहरा होने वाले हैं वो होने वाले हैं तेजस्वी यादव, जो की लड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। खबर आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ करने वाली है। अब देखो आरजेडी की जो बैक हिस्ट्री है ना, वो बहुत ही खराब है। इस पार्टी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने के आरोप है, और काफी सारे करप्शन तो प्रूव हो चुके हैं। एग्जांपल के लिए चारा स्कैम, जो कि कोर्ट में प्रूवन है। इसके अलावा अभी चल रहा है लालू यादव पे आईआरसीटीसी स्कैम, जिसमें काफी सारे आईआरसीटीसी की जमीनों के साथ स्कैम करने के आरोप लगे पड़े हैं। जरा बारी बारी से आने दो। और अब आता है तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग नाम, द प्रशांत किशोर, जो एक टाइम पे एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे, आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, 243 सीट से ये इनकी पार्टी खुद ही लड़ रही है। रील्स खत्म तो प्रशांत किशोर का लहर खत्म, मतलब मोबाइल पे लहर है लेकिन धरती पे कोई लहर नहीं है। पर इनके पास एक ही दिक्कत है कि इनके पास कांग्रेस और बीजेपी जितने पैसे नहीं है, तो इनके काफी सारे पार्टी मेंबर्स को पोच कर लिया जा रहा है या फिर खरीद लिया जा रहा है। पूछना चाहती हूँ, क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ। एक चीज तो श्योर है, जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर बिहार को सिर्फ बर्बाद ही किया है। तो चाहे आप आरजेडी को वोट दो, चाहे आप जेडीयू को वोट दो, चाहे आप बीजेपी वाले गठबंधन को वोट दो, चाहे आप कांग्रेस वाले गठबंधन को वोट दो, दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा ही लूटा है। इसके अलावा बीजेपी के झूठे वादों के बारे में बात करें, यमुना का पानी कितना गंदा है तुमको ही पता है, मुझको ही पता है, लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पॉट बनाया गया जिसको यमुना से डिस्कनेक्ट किया गया, वहाँ पे टैंकर से पानी भरा गया, फिर वहाँ पे ये दिखाया गया कि देखो यमुना का पानी कितना साफ है। मतलब पार्टियों ने ये मान लिया है कैसे न कैसे करके हम जनता को बेवकूफ बनाएंगे ही बनाएंगे। करना पड़ेगा तो ये भी सही। इसके अलावा इस चुनाव में सबसे हैरानी वाली बात ये हुई, किसी भी पार्टी का या फिर किसी भी अलायंस का गोल डेवलपमेंट की तरफ नहीं है, केवल और केवल झूठे वादे और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलने पर है। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे, और जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। और बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलने का एक मेन रीजन ये भी है कि वहाँ के घोड़े लोग वोट देते हैं तो सिर्फ जाति के नाम पे देते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक मिथिला ब्राह्मण और मैं कहीं पे चुनाव लड़ता हूँ जहाँ पे SC ST वाले लोग हैं, मुझे लगता है वो लोग मेरे को वोट देंगे। ये वोट किसको देंगे? दूसरा बंदा जो स्कैम कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन ये उनकी जाति का है तो वोट देंगे, कांग्रेस का जीत होगा। और अगर डेटा की बात करें, बिहार की 36% पॉपुलेशन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आती है और वहीं 27% पॉपुलेशन ओबीसी कैटेगरी से आती है, और लगभग SC ST की जो पॉपुलेशन है बिहार में वो है 20%।
10%, और फिर इंडियन बच जाते हैं 15.5% जनरल कैटेगरी। और यही रीजन है बिहार की ज्यादातर पार्टी और ज्यादातर अलायंस का गोल केवल और केवल बैकवर्ड क्लास को खुश करना है। इसलिए ये लोग कभी बोल रहे हैं कि हम 80% रिजर्वेशन ला देंगे, कोई बोल रहा है कि हम 90% रिजर्वेशन ला देंगे। मतलब इनका केवल और केवल गोल यही है, फ्री की चीजें बांटो लेकिन डेवलपमेंट मत करो, बराबरी का हक मत दिलाओ। अब देखो, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन रिजर्वेशन को जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है वो बहुत ही गलत है और मैं इसका सख्त खिलाफ हूँ। और अगर हम सारी पार्टियों की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को डिटेल में जाने, यहाँ पे बीजेपी का जो मेन टारगेट है वो है अपर क्लास के लोग। और यही रीजन है बीजेपी की 101 में से लगभग 50 सीट अपर क्लास पॉपुलेशन में। उनका टारगेट केवल और केवल अपर क्लास लोगों का वोट जीतना है। और वही अगर हम बात करें जेडीयू, तो उनका गोल बीजेपी से बिल्कुल अपोजिट है। ये लोग टारगेट कर रहे हैं बैकवर्ड क्लास के लोगों को। और वही अगर हम बात करें आरजेडी की, तो इनका प्रमुख टारगेट है यादव कम्युनिटी। और ये डेटा दिखाता है बिहार की सारी पार्टियां केवल और केवल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में एक पर्टिकुलर कास्ट को खुश करने के लिए ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इन लोगों के इसी हरकतों के कारण आज बिहार के युवा बहुत ही बुरी तरीके से बेरोजगार है और बिहार की ये हालत हो रखी है, बिहार को रिकवर करना लगभग वे टू इम्पॉसिबल ही लगता है। बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। बिहार एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है। बिहार की 58% पॉपुलेशन या तो 25 या इससे कम एज की है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ की लगभग 50% पॉपुलेशन के पास ढंग की जॉब है ही नहीं, वो किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसमें सब मजदूरी करते हैं। ये वो फौज हैं जिनके अंदर लड़ने की दिलेरी है लेकिन हथियार छीन लिया गया है। और सिर्फ 5 या 6% पॉपुलेशन ऐसी है बिहार की जो पूरे बिहार की इकोनॉमी चला रही है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो बिहार की हालत कितनी खराब है। अगर जीडीपी की भी बात करें, बिहार की जीडीपी लगभग सारे स्टेट से सबसे कम है। और यही कारण है बिहार में लोग रहना चाहते हैं कमाने के लिए, या तो वो किसी और स्टेट में चले जाते हैं या फिर किसी और कंट्री में। बिहार का गरीब से गरीब बंदा भी बिहार छोड़ के या तो दिल्ली चला जाता है, या तो मुंबई चला जाता है, या तो जयपुर चला जाता है, या फिर पंजाब चला जाता है। पर वो बिहार में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको बिहार में काम मिल ही नहीं रहा। और जो पढ़े लिखे लोग जो बिहार में रह के बिहार की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, बिहार को डेवलप करना चाहते हैं, वहां पे भी इनके साथ स्कैम हो जाते हैं। बिहार में पेपर लीक बहुत ही कॉमन चीज है। पेपर लीक का पूरा माफिया चल रहा है। एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क पेपर लीक को कंट्रोल करता है। लाठियां बरस गई, लाठी फूट गई है। और अगर हम वापस से बात करें पलटू राम की, तो पलटू राम ने पिछली बार वादा किया था कि वो 1.2 लाख जॉब्स देगा अगर वो जीतता है तो। पर जैसे ही पलटू राम जीता, ना के बराबर जॉब्स मिले, इसके कारण टीचर्स को, वहाँ के युवाओं को आंदोलन करने पड़ गए। और अभी सेम वादा तेजस्वी यादव ने किया है 10 लाख जॉब्स देने का। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। अगर ये वादा किसी ऐसी पार्टी से आता जिसके ऊपर इतने सारे आरोप ना लगे हों, जिसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही सही हो, तो एक पल के लिए यकीन किया जा सकता था। लेकिन आरजेडी से ऐसा वादा होना केवल और केवल इलेक्शन कैंपेन का ही एक गोल लग रहा है, क्योंकि सबको पता है एक बार अगर आप पावर में आ जाते हो तो आप पे कितने भी आरोप लगे, सबूत गायब करने में कितना ही टाइम लगता है, गवाह बदलने में कितना ही टाइम लगता है। और यही चीज बिहार के सारी की सारी पार्टियों को अच्छे से पता है, क्योंकि सारी पार्टी मिलजुल के ही खा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि आरजेडी और जेडीयू का ट्रैक रिकॉर्ड अब जाके खराब हुआ है। ये लोग पिछले 2 दशकों से केवल और केवल झूठे वादे करते हैं। और उसकी शुरुआत होती है उस जमाने से जब बिहार में हुआ करता था जंगल राज। एक टाइम था जब बिहार में लूटपाट, किडनैपिंग, मर्डर, रेप ये सब बहुत ही कॉमन क्राइम थे। उन दिनों सरकार थी लालू यादव की, जो माने जाते थे बिहार को कंट्रोल ना कर पाने के लिए। और इन्हीं सबको रोकने के लिए बिहार के मसीहा बन के आए हमारे पलटू राम नीतीश कुमार, जिन्होंने उन दिनों वादा किया कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो बिहार से जंगल राज को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बना ली, लोग कहने लग गए जंगल राज से लड़ने के लिए आ चुका है सुशासन। और नीतीश कुमार की ये सुशासन वाली इमेज अपने आप में कितना बड़ा ढकोसला है अभी समझाता हूँ। तो लगभग जंगल एरा के टाइम पे हर साल 4000 से ज्यादा मर्डर होते थे, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में हर साल 3000 हो चुका है। और अगर ओवरऑल क्राइम रेट की बात करें तो लालू यादव के टाइम पे क्राइम रेट था 183 और नीतीश कुमार के टाइम पे क्राइम रेट है 270। आसान भाषा में क्राइम रेट का मतलब होता है 1 लाख में कितने क्राइम। तो लालू यादव के टाइम पे हर 1 लाख में 183 क्राइम होते थे, और नीतीश कुमार के टाइम पे 1 लाख में से 270 क्राइम होते हैं, जो कि दिखाता है नीतीश कुमार के राज में क्राइम कम नहीं हुए हैं, उल्टा बढ़ गए। हाँ, ये है कि मर्डर 4000 से 3000 हो गए, लेकिन ओवरऑल क्राइम तो बिहार का बढ़ा ही है। मतलब नीतीश कुमार ने जो नाम बनाया जंगल राज को खत्म करने के लिए, देखा जाए तो उनके राज में भी क्राइम हो ही रहा है, कम थोड़ी हुआ है। और बिहार में अभी के टाइम पे ये भी देखा गया, एक बंदा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हो, एक बड़ा अधिकारी जो किसी गरीब बंदे की जमीन छीन ले या उसके साथ स्कैम कर दे, वो गरीब बंदा चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। वो 5-10 साल तक केस लड़ता जाएगा, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलेगा उसको। प्लस बिहार के सरकारी अफसरों में एजुकेशन लेवल इतना खत्म हो रखा है कि वहाँ पे अगर साइबर क्राइम भी होता है ना, तो उनको सॉल्व करना तक नहीं आता। ज्यादातर को तो ये भी नहीं पता साइबर क्राइम को सुलझाए कैसे। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार पुलिस का हाल सिर्फ यहाँ पे बुरा हो। एक भाई बहन अगर रेस्टोरेंट पे खाना खाने भी जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो वहाँ पे भी पुलिस को दिक्कत है, पूछ रहे कि तुम खाना खाने आ कैसे गए। बिहार के सरकारी स्कूलों का ही हाल देख लो, वहाँ के टीचर्स को ढंग से पढ़ाना छोड़ो, ढंग से लिखना तक नहीं आता। ग्रामर का स्पेलिंग है जी।
बाकी एग्जाम में अगर कोई टॉपर बनता है उस तक को पढ़ना नहीं आता, बस उसने घूस दिया था इसलिए वो टॉपर बन जाती है। मतलब एक चीज तो साफ है, नीतीश कुमार जो आए ही थे लालू यादव सरकार की जंगल राज को खत्म करने के लिए, क्राइम रेट को कम करने के लिए, स्कैम्स को खत्म करने के लिए, उनके राज में उल्टा क्राइम बढ़ते गए, स्कैम बढ़ते गए, करप्शन बढ़ते गए। एनडीए तो हजारों करोड़ों का स्कैम तो ऐसे ही कर देती है। सृजन स्कैम में इन्होंने 1000 करोड़ रुपए गुप्त तरीके से गायब कर दिया, वो पैसे कहाँ गए किसी को पता नहीं। इसके अलावा सुल्तानगंज में एक 1710 करोड़ रुपए का पुल बना हुआ था, ये पुल 2 बार टूट गया। ये इतना पैसा है, चाइना में अगर इस्तेमाल हो तो वहाँ पे पुल भी बन जाएगा, मियाँ खलीफा भी नाच के जाएगी। और बिहार में क्या हो रहा है, पुल भी घटिया बन रहे हैं, पुल टूट भी जा रहा है और मियाँ खलीफा भी नाच के नहीं जा रही। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो एनडीए पे भरोसा करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है लोगों की। और पता है बिहार में इतने बड़े बड़े स्कैम करप्शन इतनी आसानी से क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बिहार के लोग, घोड़े लोग सिर्फ चुनते हैं क्रिमिनल्स को। 2020 के इलेक्शन में लगभग 68% एमएलए ऐसे थे जो क्रिमिनल्स थे। और जब लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं तो ऐसे ही क्रिमिनल्स आगे चल के एमएलए बनते हैं, फिर एमपी बनते हैं, फिर पता नहीं सीएम भी बन जाए, क्या पता पी। अब देखो वोट जीतने में कोई तरीका काम आए ना आए, एक तरीका हमेशा काम आता है, वो है फ्रीबीज। अकेले बीजेपी ने फैसला किया है 7,500 करोड़ रुपए सिर्फ एक योजना पे खर्च करने का। औरतों को 10-10 हजार रुपए देना है। आज वोटिंग का टाइम आया है तो आपको 10,000 हर महिला को दिया जा रहा है। और ये 7,500 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है, अगर ऐसा अमाउंट में कभी हॉस्पिटल बने या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बने या फिर कोई ऐसी चीज बने जिससे रोजगार बढ़े, तो उस स्टेट की जो जीडीपी है वो बढ़ सकती है। उस स्टेट में हो सकता है आने वाले 5-10 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हो जाए। सबको पता है 7,500 करोड़ अभी खर्च कर दो, आगे चल के हम कैसे न कैसे करके वसूली लेंगे। एनडीए वाला एग्जांपल ले लो, 1700 करोड़ का तो एक पुल ही था। आप सोच लो इसमें कितना स्कैम हुआ होगा। तो 7,500 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 5 साल में तो यू रिकवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए, बीजेपी या फिर जेडीयू जैसी सरकार ऐसा कर रही है, महागठबंधन में भी काफी सारी फ्रीबीज बांटी जा रही है। बिहार की ऐसी कोई पार्टी नहीं जो बिना फ्रीबीज के आगे चल ही न सके। और पप्पू यादव ने तो हद ही पार कर दी, जहाँ जाते हैं नोटों की गड्डी लेके घूमते हैं। इन्होंने तो ये भी दिखा दिया एक पत्रकार 500 रुपए में बिक जाता है। ये तो प्यार है, सभी लोग क्या बांटते हैं, हम कुछ भी करेंगे। और हमारी इंडिया के घोड़ी जनता, इनको पता नहीं फ्रीबीज से ऐसा क्या प्यार है, जैसे ही फ्रीबीज सुनते हैं तुरंत वोट दे आते हैं। मैं तो ये कहूंगा तुम फ्रीबीज बेशक ले लो, लेकिन वोट उसी को दो जो तरक्की लाए। लेकिन ये ना, ये नेता लोग भी तो चला गया, जीतने के बाद ही देते हैं फ्रीबीज। इसके अलावा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी सेलिब्रिटीज को अपने चुनाव चिन्ह में ला रही है। मैथिली ठाकुर को ले आए, जिस बेचारे को ये भी नहीं पता मिथिला पग की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। अब देखो उसका नाम भी ठाकुर, मेरा नाम भी सागर ठाकुर, वो भी मिथिला ब्राह्मण, मैं भी मिथिला ब्राह्मण। तो मैं समझ सकता हूँ इस एज में ऐसी गलती होती है, कई सारी चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको झूठ बोलने के लिए कौन उकसा रहा है। कहाँ है पाग में से कब उठाया मखाना। अब देखो मैं मैथिली ठाकुर को डिफेंड नहीं कर रहा, देखा जाए कर तो रहा हूँ, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ जो भी उसको उकसा रहा है ऐसे झूठ बोलने के लिए, असली घोड़ा या घोड़ी वही है। तारीफ बहुत ही ज्यादा नीडेड था। इसके अलावा रवि किशन जो बहुत ही लंबे टाइम से पॉलिटिक्स में पता नहीं कैसे कैसे बयान देता है, समोसे का प्राइस, ये प्राइस। भाई तुम्हारे अंदर विजन है कि नहीं है? गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जाए। और जैसे ही कोई पार्टी सेलिब्रिटी को लाती है ना, तभी समझ जाओ कि इस पार्टी का विजन लंबे टाइम तक चलने का है ही नहीं। इस पार्टी का विजन केवल और केवल शॉर्ट टर्म में जितना हो सके उतना माल बनाने का है। तो देखा जाए ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो सेलिब्रिटीज को ले आती है, इन सेलिब्रिटीज को ये भी नहीं पता कि तरक्की कैसे की जाती है किसी स्टेट में। इनको ये भी नहीं पता होगा कंपनीज बिहार क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि बिहार के अंदर है करप्शन। जमीन लेने के लिए आपको अंधा घूस देना पड़ेगा, और जमीन मिल जाए फिर अगर आप फैक्ट्री बना रहे हो तो फिर गुंडों को घूस देना पड़ेगा, और गुंडों से भी बच जाओ तो आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी को घूस देना पड़ेगा। हर छोटे छोटे पेपर वर्क में आपको घूस देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा चलो मान के चलो घूस दे भी देते हैं तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो वो अपना सामान ले पाए, अपने पावर सप्लाई पूरा कर सके। बिहार में ढंग के रोड अब जाके तो थोड़े बहुत रोड अच्छे बन गए, लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो बिहार में इतने खस्ता रोड है, यहाँ पे किसी भी तरीके की चीजें पहुंचना लगभग नामुमकिन सी लगती थी। अब देखो इस वीडियो को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, बिहार पिछले 30 साल से केवल और केवल 2 ही पार्टी को देख रहा है, एक है लालू यादव की आरजेडी और एक है नीतीश कुमार की जेडीयू। और ये दोनों पार्टी पिछले 30 साल में अगर बिहार को डेवलप नहीं कर पाए, ढंग से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला पाए, तो क्या आगे ला पाएंगे? घंटा नहीं लाएंगे। क्योंकि इन दोनों पार्टी ने एक चीज तो प्रूव कर दी है, ये लोग तरक्की तो कर रहे हैं पर सिर्फ अपने परिवार वालों की कर रहे हैं, सिर्फ अपनी तरक्की कर रहे हैं, ना कि बिहार की तरक्की कर रहे हैं। तो इन दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी जीते, मेरे को तो नहीं लगता बिहार के अंदर कोई भी डेवलपमेंट आने वाली है, बिहार के अंदर कोई भी कंपनी इतनी आसानी से आने वाली है, बिहार के अंदर किसी भी तरीके से माफिया का राज खत्म होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हो जेडीयू और आरजेडी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करके जाना, नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, पर चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। बाकी कोई भी मैथिली ठाकुर को हेट नहीं देगा, बेचारी नहीं है अभी, सेम जाति की है, इसलिए उसका दुख मेरे को समझ में आता है। अरे नीतीश वहाँ ज्यादा बोल भी तो मुँह है भसका दबो रे। बाय द वे मैं अपने दोस्त नीतीश गुप्ता की बात कर रहा हूँ। हे हो एक कप चाय हमरो दिया।